हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मध्य भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो टॉपिक हमने लिया है यह डिटेल में हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट क्वेश्चन और आंसर इसमें होगा। इसके समझने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और इसको डिटेल में आप 1857 की क्रांति को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें अपने हाथों से, मेरा ये नोट है जिसको मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया है और काफ़ी सारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका सूटेबल रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 11 मई 1857 मेरठ से आए सिपाहियों का ग्रुप यमुना नदी पार करके दिल्ली पहुंचा और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। सिपाहियों का यह दस्ता यहाँ मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यहाँ अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व करे। उस वक्त तक मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन दिया जा रहा था। इसके बावजूद भी वे सिपाहियों का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए और खुद को शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित किया। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया और इसमें कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस प्रकार सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। मेरठ का विद्रोह और दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद पूरे उत्तर भारत और पश्चिम व मध्य भारत में विद्रोह की तेज लहर चल पड़ी। लेकिन दक्षिण भारत इन सब से बिल्कुल अलग रहा और पंजाब और बंगाल पर इसका असर मामूली रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2,32,224 सिपाहियों में से आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया। मेरठ विद्रोह के भी पहले से कई छावनियों में असंतोष की चिंगारियां सुलगती रही थी। बरहनपुर मध्य प्रदेश की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नए किस्म की इनफील्ड राइफलों, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया गया। 34वें नेटिव इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी, जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई और इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। दिल्ली पर कब्जे के बाद सभी बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। चूंकि विद्रोही सिपाहियों के पास अपना कोई नेता नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ लिया और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिया गया पुत्र, नाना साहब को
विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। अंग्रेजों ने नाना साहब को उत्तराधिकारी नहीं माना और उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया, इसीलिए वे कानपुर में रह रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। हजरत महल के बेटे वीर जीस कादिर ने वहां खुद को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित कर दिया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह से अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लौटाने की अपीलों का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए वे मजबूरन इन विद्रोह में शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों की कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और विलय की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके राज्य को छीन लिया था। विद्रोही की यह लहर बड़े केंद्रों के अलावे बंगाल की करीब सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कुछ छावनियों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा, वहाँ सैनिक अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बने रहे। यहाँ एक सवाल उठता है कि सिपाहियों ने आर्थिक स्थायित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठोकर मारकर विद्रोह क्यों किया? इसके निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेजों ने सभी हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट कर अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। जैसे जैसे सेना की जिम्मेदारी बढ़ती गई, न सिर्फ देश के कई हिस्सों में बल्कि विदेशों में भी भारतीय सिपाहियों को भेजा जाने लगा। धर्म और जाति के आधार पर सैनिकों को बांटा गया तथा इसी के आधार पर भर्ती भी करवाई जाने लगी। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया। आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर और नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग ने अंग्रेजों के प्रति और संदेह पैदा कर दिया। नई राइफल में प्रयोग होने वाली कारतूसों को राइफल में भरने से पहले दांत से खींचकर खोलना पड़ता था, जिसमें जो ग्रीस लगी होती थी वह गाय और सूअर की चर्बी से बनती थी। वेतन बहुत कम था और उनका जीवन नरक के समान। पैदल सैनिकों को 7 रुपये तथा घुड़सवार सेना को 27 रुपये दिए जाते थे। हर कदम पर गोरे काले का भेद किया जा रहा था। इन्हीं सब कारणों से सेना अपने आप में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने लगी। सिपाहियों ने ग्रामीणों को कुछ हद तक सरकारी भय से मुक्ति दिलाई और संगठित विद्रोह सड़कों पर आ गया। सरकारी इमारतें फूंक दी गई, खजाना लूटा गया, बैरकें तोड़ी गई, हथियार लूटे गए और जेल का फाटक खोल दिया गया। सिपाही जब मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह चकित रह गए। उन्होंने आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन सूचना दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी खबर पाकर विद्रोहियों के साथ हो गई। सभी विद्रोही नेता बहादुर शाह को सम्राट मानते थे।
1 साल से ज़्यादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिनाइयों के बावजूद अपना संघर्ष वीरतापूर्वक जारी रखा। नए हथियार और गोला बारूद हासिल करने का उनके पास कोई स्रोत नहीं था। ब्रिटिश हथियार खानों से उन्होंने जिस चीज़ पर कब्जा कर लिया था वे लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकता था। हालांकि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल उनसे असंतुष्ट थे बल्कि अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों को सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। लगभग आधे भारतीय सिपाहियों ने केवल विद्रोही की नहीं लगभग आधे भारतीय सिपाहियों ने केवल विद्रोह ही नहीं किया बल्कि अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ाई की। झांसी की रानी, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला जैसे अपवादों को छोड़कर विद्रोहियों को अपने नेताओं से कोई खास मदद नहीं मिली। बहादुर शाह जाफर और बहादुर शाह द्वितीय और जीनत महल को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था। विद्रोहियों के पास ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी और ना भविष्य का कोई साफ नक्शा। वे सब अपने विशेष अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर उनमें एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। हजारों लोगों ने अपने प्रिय आदर्श के लिए लड़ते हुए इज्जत से जान दे दी। सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 1857 को। एक लंबी और घमासान लड़ाई के बाद हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर बर्मा भेज दिया गया। ब्रिटिश सैनिक सत्ता ने एक के बाद एक सभी केंद्रों पर कब्जा करना शुरू किया। झांसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक लक्ष्य पर अटल रही और युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए 17 जून 1858 को उन्होंने प्राण दे दिया। जनरल ह्यूग, जिसने उन्हें पराजित किया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नाना साहब ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वे 1859 के शुरू में नेपाल चले गए। कुंवर सिंह अपनी पकी हुई उम्र के बावजूद काफ़ी फुर्ती दिखाई और अंत तक अंग्रेज़ों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहाँ हैं। उनकी मृत्यु 9 मई 1858 को हुई। तात्या टोपे ने अपनी इकाई के साथ अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला लड़ाई सफलतापूर्वक जारी रखी, लेकिन एक जमींदार ने उनके साथ धोखा दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो यही हमारा जितना भी लिखा हुआ पॉइंट था दोस्तों, ये समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जितने भी सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।